अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज में पहली वीडियो में मैंने 11.1 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। तो आज हम 11.3 करेंगे। जो आपकी 11.2 एक्सरसाइज है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूडेड है, यानी कि आपकी 11.2 एक्सरसाइज शामिल नहीं है। तो इसलिए मैंने 11.2 नहीं बनाई। स्मार्ट सिलेबस के अंदर एक्सरसाइज 11.3 शामिल है। तो इस साल क्योंकि सिलेबस स्मार्ट है, मे बी नेक्स्ट ईयर स्मार्ट ना हो तो 11.2 भी आ जाए। तो लेकिन क्योंकि इस साल सिलेबस स्मार्ट है, उसमें 11.2 नहीं है, तो मैंने 11.2 की वीडियो नहीं बनाई। तो इसलिए हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। अब इससे पहले कि मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3। अब 11.3 में टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेटिंग साइनोसाइडल फंक्शंस। असल में हमने जो 11.2 स्किप की है, या स्मार्ट सिलेबस में जो 11.2 नहीं है, उसमें साइन, ये जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स डिस्कस किए हुए हैं। स्पेशली जो साइन और कॉस का जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो साइन और कॉस का जो ग्राफ है वो एक खास पैटर्न में बनता है, और उस पैटर्न को हम साइनोसाइडल पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग साइनोसाइडल फंक्शंस। तो बेसिकली ये साइनोसाइडल कुछ फंक्शंस को डिस्कस करना चाह रहा है। तो हमारे पास जो साइनोसाइडल फंक्शंस हैं वो दो तरह के हैं, जो आपकी 11.3 में यूज होंगे। जो पहला साइनोसाइडल फंक्शन है वो ये है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ऑफ सी थीटा प्लस डी। तो ये पहला आपका साइनोसाइडल फंक्शन है। क्योंकि साइन का जो ग्राफ है वो साइनोसाइडल फंक्शन, साइनोसाइडल पैटर्न बनाता है, तो इसलिए उसने इसको साइनोसाइडल फंक्शन कह दिया है। तो पहला फंक्शन नोट कर लें, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी। अब इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एक ए लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, एक बी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, एक सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, और एक डी। ये जो ए बी सी डी आ रहे हैं ये क्या होते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप ये फंक्शन याद कर लें। दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉज ऑफ सी थीटा प्लस डी। बिल्कुल वैसा ही है, बस साइन की जगह पे कॉज लगा दें, क्योंकि साइन की तरह कॉज का जो ग्राफ होता है वो भी साइनोसाइडल पैटर्न रखता है, तो इसलिए ये भी आपका साइनोसाइडल फंक्शन ही बनता है। तो ये दो आपके साइनोसॉइडल फंक्शंस हैं, जिनके बारे में अब इनके अंदर ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ आ रहा है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये क्या होते हैं। लेकिन आपको ये फंक्शंस भी याद रखने पड़ेंगे। ये दोनों फंक्शंस आप याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि इनको हम साइनोसॉइडल फंक्शंस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे टी मिसिंग है। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज वर्टिकल शिफ्ट। तो लिखा हुआ है द कांस्टेंट ए रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल शिफ्ट ऑफ द ग्राफ। अब वर्टिकल शिफ्ट से क्या मुराद है, ये लिखा हुआ है। वर्टिकल शिफ्ट का मतलब होता है कि वो वर्टिकली कितना शिफ्ट हुआ, यानी कि वर्टिकली वो कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया। तो जो भी आपका ग्राफ होता है वो वर्टिकली कितना ऊपर या नीचे जाता है, वो ये ए बताता है आपको। द कांस्टेंट ए रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल शिफ्ट ऑफ द ग्राफ अपवर्ड और डाउनवर्ड। वर्टिकल शिफ्ट का जिक्र आ रहा है तो मतलब आप समझ गए कि ग्राफ का ऊपर जाना या ग्राफ का अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आना। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर जाना, कितना ऊपर गया वो ए बताएगा, या वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना नीचे आया ये भी आपको ए बताएगा। उसके बारे में आगे उसने बताया, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो से मुराद है कि ए पॉजिटिव है। अगर तो ए की वैल्यू पॉजिटिव हो देन ग्राफ मूव ए यूनिट अप। तो जो आपका ग्राफ होगा वो ए यूनिट ऊपर चला जाएगा। ए की जो भी वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5, वो जितनी भी वैल्यू होगी आपका ग्राफ उतने यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। इफ ए इज लेस देन जीरो, अगर ए नेगेटिव हो, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, कि इफ ए इज लेस देन जीरो देन ग्राफ मूव्स ए यूनिट डाउन। तो आपका वही ग्राफ उतने ही यूनिट नीचे आ जाएगा। तो अगर ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा अपनी मीन पोजीशन से।
अगर ये नेगेटिव होगा तो ग्राफ आपका नीचे आ जाएगा, नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ए जो है वर्टिकल शिफ्ट बताता है, कितना ऊपर गया या कितना नीचे आया। दूसरा है एम्पलीट्यूड। तो मॉड ऑफ बी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राफ। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम हाइट ऑफ मिड लाइन, फ्रॉम मिड लाइन, नॉट ऑफ, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए फ्रॉम, कि जो ग्राफ है आपका वो मिड लाइन से कितना मैक्सिमम कितनी हाइट पर, जितनी हाइट पर जाए, वो जो मैक्सिमम हाइट होती है मिड लाइन से या सेंटर से, सेंटर भी कह सकते हैं, कि ग्राफ की जो मैक्सिमम हाइट होती है सेंटर से, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, और वो मॉड ऑफ बी रिप्रेजेंट करता है, वो मॉड ऑफ बी बताता है। यानी कि मॉड बी की जो भी वैल्यू होगी उसको मॉड में लिखें। मॉड क्या करेगा कि बी की अगर वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो उसको पॉजिटिव कर देगा। मैक्सिमम हाइट है, पॉजिटिव लेनी है आपने, तो इससे आपको उस ग्राफ की सेंटर से या मिड लाइन से मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगी कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। उसके बाद आता है वर्ड पीरियड। पीरियड क्या होता है? पीरियड का ये फार्मूला है 2 पाई/c मॉड। ठीक है जी, ये पीरियड का फार्मूला है 2 पाई/c। ये आपने 11.1 में भी पढ़ा होगा। तो पीरियड का ये फार्मूला याद रखिएगा 2 पाई/c। ठीक हो गया जी। ये c क्या है? वो जो साइनोसॉइडल आपने फंक्शन टॉप पे लिखे हैं उसमें थीटा के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम c कहेंगे। तो पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई/मॉड ऑफ c। उसके बाद फेज शिफ्ट। जिस तरह वर्टिकल शिफ्ट है उसी तरह एक वर्ड है फेज शिफ्ट। वो क्या आता है? फेज शिफ्ट इंडिकेट द हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ऑफ द ग्राफ। हॉरिजॉन्टल यानी कि इसको अगर मैं उर्दू में समझाऊं सादा जुबान में, तो फेज शिफ्ट से मुराद है कि ग्राफ कितना अपना ओरिजिनल पोजीशन से आगे या कितना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पीछे शिफ्ट हुआ, मूव हुआ। तो ग्राफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जितना आगे या जितना पीछे शिफ्ट होता है उसको फेज शिफ्ट कहते हैं। तो फेज शिफ्ट का फार्मूला होता है -d/c। ठीक है, -d/c ये फेज शिफ्ट निकालने का फार्मूला है कि आप d की जो वैल्यू है उसको c से डिवाइड कर दें, साथ नेगेटिव लगा दें, जो भी वैल्यू आएगी वो आपको फेज शिफ्ट देगी। अगर तो -d/c, आप वैसे तो माइनस आएगी, ये माइनस भी आ रहा है, लेकिन d या c में से भी तो कोई माइनस हो सकता है। तो अगर -d/c में से d या c कोई भी नेगेटिव हो, वो डेफिनेटली माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो अगर -d/c का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो जो ग्राफ है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन से राइट साइड पे चला जाएगा। और अगर -d/c की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ग्राफ आपका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चंद एक बातें ज़हन में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, कि हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल M से लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है a+b मॉड। ये याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला क्या है? a+b मॉड, और इसको कैपिटल M से लिखते हैं। मिनिमम वैल्यू को हम स्मॉल m से लिखते हैं और मिनिमम वैल्यू का फार्मूला होता है a-b मॉड। अगर आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी हो फंक्शन की तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे a-b मॉड। ये दो फार्मूले भी ज़हन में रखिएगा। उसके बाद एक टॉपिक है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो जरा ये देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो उसके बारे में कहता है कि फर्ज करें इफ ओ ए इज अ हॉरिजॉन्टल रे थ्रू द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एट पॉइंट ओ। ये फर्ज करें ये पॉइंट ओ आपको नजर आ रहा है, इस पे कोई ऑब्जर्वर है, कोई बंदा खड़ा हुआ है और उसकी आंखों से एक रे निकल रही है, उस रे को हम कह रहे हैं ओ ए। ये आपको ओ ए रे नजर आ रही है। कहता है इफ ओ ए इज अ हॉरिजॉन्टल रे थ्रू द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एट पॉइंट ओ एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट बी अबव ओ ए। और अब आपको ये ऑब्जेक्ट बी नजर आ रहा है जो ओ ए से ऊपर है। देन मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल बन रहा है आपको नजर आ रहा है, ये जो एंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको आंखें ऊपर करना पड़े, ऊपर देखना पड़े, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन आ गई। तो डेफिनेशन में लिखता है इफ ओ इज अ हॉरिजॉन्टल रे थ्रू द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एट पॉइंट ओ। फिर वही बात है कि ओ पॉइंट पे एक आदमी खड़ा हुआ है, उसकी आंखों से एक रे निकल रही है जिसको हम ओ ए कहेंगे। ये ओ ए रे आ गई आपकी। एंड देर इज एन ऑब्जेक्ट सी बिलो, अबव नहीं बिलो। अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है सी जो कि बिलो ओ ए है। आप देख सकते हैं अब ये जो सी ऑब्जेक्ट है ये ओ ए से नीचे है, बिलो है। तो मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है आपको नजर आ रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ठीक है, यहाँ पे एलिवेशन लिखा गया मिस्टेक से, तो ये आपका एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अगर किसी सादा जुबान में अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी आंखें झुकानी पड़े, नीचे देखना पड़े, तो उस केस में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ऊपर देखना हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखना हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो डेफिनेशंस भी हैं। अब एक्सरसाइज 11.3 पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है फंक्शंस की। पहले पार्ट में देखिए लिखा हुआ है 3 माइनस साइन 3x। तो सबसे पहले इसको आप एफ ऑफ एक्स सपोज कर लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस साइन एक्स। अब ये जो वैल्यू है ये ए है, और साइन के साथ नंबर आ रहा है -1, वो बी की वैल्यू है। ए आ गया 3, बी आ गया -1। साइन या कॉज के साथ जो भी नंबर आएगा वो बी होगा, और ये जो कांस्टेंट पहले आ रहा है वो ए होगा। तो ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई -1। अब आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल एम कहते हैं। उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था ए प्लस बी मॉड। अब ये वैल्यूज पुट कर लें। एम इज इक्वल टू 3 प्लस -1 मॉड। अब मॉड क्या करेगा, -1 को +1 कर देगा, तो एम आ जाएगा 3 + 1, एम की वैल्यू आ गई 4। तो मैक्सिमम वैल्यू है 4। मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, उसको स्मॉल एम से लिखते हैं। उसका फार्मूला मैंने आपको बताया ए माइनस बी मॉड। अब फिर जरा वैल्यू पुट कर लें, m इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड ऑफ -1। मॉड क्या करेगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो बन जाएगा m इज इक्वल टू 3 माइनस 1। लेकिन ये बाहर वाला माइनस प्लस नहीं होगा, ये अंदर वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो 3 माइनस 1, तो m आ जाएगा 2। तो मिनिमम वैल्यू आ गई आपके पास 2। पार्ट नंबर 2, 3 प्लस साइन 2x। ये है आपका फंक्शन। इसको आप पहले तो f ऑफ x सपोज कर लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस साइन 2x। अब ये रही आपकी ए की वैल्यू, और साइन के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है। बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए आ गया 3 और बी आ गया 1। अब आप फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लें। मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, वो उसका फार्मूला बनेगा ए प्लस बी मॉड। अब वैल्यूज पुट कर लें, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड ऑफ 1। तो 3 प्लस 1 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू फिर 4 आ गई। मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यूज को स्मॉल एम से लिखते हैं, उसका फार्मूला है ए माइनस बी मॉड। फिर वैल्यूज पुट करें, स्मॉल एम इज इक्वल टू 3 माइनस 1 मॉड। 3 माइनस 1 हो गया, तो स्मॉल एम की वैल्यू आ गई 2। तो ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। पार्ट नंबर 3, 1/2 प्लस साइन 5x प्लस पाई। तो सबसे पहले आप इसको एफ ऑफ एक्स सपोज कर लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस साइन 5x प्लस पाई। ये आपकी ए की वैल्यू है। साइन के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 बनता है, 1 ले लेंगे। तो ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू 1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम से लिखते हैं, फार्मूला है ए प्लस बी मॉड। वैल्यूज पुट कर लें, एम इज इक्वल टू 1/2 प्लस मॉड ऑफ 1। मॉड ऑफ 1 1 होगा, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, एलसीएम ले लें। कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2, तो कैपिटल एम आ जाएगा 3/2। इसी तरह मिनिमम वैल्यू का फार्मूला, मिनिमम वैल्यू को स्मॉल एम से लिखते हैं, फार्मूला है ए माइनस बी मॉड। अब इसमें भी वैल्यूज पुट कर लें, m इज इक्वल टू 1/2 माइनस मॉड ऑफ 1। अब फिर मॉड ऑफ 1 1 होता है, तो m इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, एलसीएम लें। स्मॉल m इज इक्वल टू 1 माइनस 2/2। स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 4, 3/2 प्लस कॉज x माइनस पाई बाय 4। ये आपकी a की वैल्यू है, कॉज के साथ 1 आ रहा है, वो b की वैल्यू होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको एफ ऑफ एक्स कह लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 प्लस कॉज एक्स प्लस पाई बाय 4। ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू 1। फिर वही बात है, मैक्सिमम वैल्यू जिसको कैपिटल एम से लिखते हैं वो बन गया ए प्लस बी मॉड। वैल्यूज पुट करते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1 मॉड। तो 1 का मॉड 1 ही होगा, तो एम इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1, एलसीएम लें। कैपिटल एम इज इक्वल टू 3 प्लस 2/2, कैपिटल एम आ गया 5/2। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम, उसका फार्मूला होता है ए माइनस बी मॉड। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, स्मॉल एम इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 मॉड। एम इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, 1 का मॉड 1 ही होगा, तो एलसीएम लें। एम इज इक्वल टू 3 माइनस 2/2। एम का आंसर, स्मॉल एम का आंसर आ जाएगा 1/2। ये आगे मिनिमम वैल्यू। पार्ट नंबर 5, 1 माइनस 3 कॉस 2x। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स सपोज कर लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कॉस 2x। ये रही आपकी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -3। तो ए 1 आ गया, बी -3 आ गया। फिर मैक्सिमम वैल्यू
कैपिटल एम से लिखते हैं, दैट इज ए प्लस बी मॉड, वैल्यूज पुट करते हैं। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ -3, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा 1 प्लस 3, तो कैपिटल एम की वैल्यू 4 आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम ए माइनस बी मॉड, फिर वैल्यूज पुट करते हैं, एम स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ -3, अब ये वाला माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, तो बन जाएगा एम इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो स्मॉल एम यानी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -2, ये आपकी स्मॉल एम की वैल्यू भी आ गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 6, 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 6, ये रही। आप पहले तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 6, ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, तो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम ए प्लस बी मॉड, बहुत ही आसान है, वैल्यूज पुट करें। कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मॉड, 1 प्लस 2 हो गया, कैपिटल एम की वैल्यू 3 आ गई। मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड, अब इसमें वैल्यूज पुट करें। स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मॉड, या दैट इज यानी कि बन गया स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 माइनस 2, स्मॉल एम -1 आ गया, तो ये आ गई मिनिमम वैल्यू। पार्ट नंबर 7, अब यहां से क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है वो रेसिप्रोकल है, ठीक है, 1/10 माइनस 2 साइन 3x। तो अगर जो आपका साइनोसाइडल फंक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाए, उलट जाए, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी उलट जाती है। यानी कि जो मैक्सिमम है वो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बनेगी, और जो मिनिमम वैल्यू है वो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। तो रेसिप्रोकल हो गया ना, उलट गया, फंक्शन उलट गया, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी उलट जाएंगी। ठीक है, तो ये ज़हन में रखना, ये यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स ले लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/10 माइनस 2 साइन 3x, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। तो फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 माइनस 2 साइन 3x, हम पहले काम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है, हम पहले इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 10 माइनस 2 साइन 3x की जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, वही बात आ गई, ए और बी की वैल्यू आपके सामने है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू -2। अब मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कैपिटल एम ए प्लस बी मॉड आ गया, हमने यूज़ किया, तो एम कैपिटल एम इज इक्वल टू 10 प्लस मॉड ऑफ -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कैपिटल एम आ जाएगा 10 प्लस 2, कैपिटल एम 12 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू निकालते हैं जिसको स्मॉल एम लिखते हैं, तो वो ए माइनस बी मॉड, वैल्यूज पुट की, 10 माइनस मॉड ऑफ -2, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, तो 10 माइनस 2 स्मॉल एम आ गया 8। अब ये जो आपका ये वाला फंक्शन था, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आई है, अब हमने इनको उल्टा देना है, तो वो असल फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बनेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो बनेगी 1/m, तो वो बन गई 1/8, क्योंकि स्मॉल एम 8 आया था तो 1/8 हो गया, तो आंसर आ गया 0.125। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसके लिए हमने मैक्सिमम को उल्टा देना है, 1/m, दैट इज 1/12, तो आंसर आ जाएगा 0.083। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया होगा, आपने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल कर उनका रेसिप्रोकल कर देना है, उनको उल्टा देना है, तो आपको फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, अगर फंक्शन रेसिप्रोकल हो। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट देख लें, पार्ट नंबर 8, 1/7 प्लस 3 कॉज ऑफ -2x। ठीक है जी, सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स कह लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/7 प्लस 3 कॉज ऑफ -2x। उसी तरह पहले हम ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट लिख लें, 7 प्लस मॉड ऑफ 3, 7 प्लस 3 10। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल एम ए माइनस मॉड ऑफ बी, एम इज इक्वल टू 7 माइनस मॉड ऑफ 3, स्मॉल एम इज इक्वल टू 7 माइनस 3, एम की वैल्यू आ गई 4। अब हमने इनको उल्टा लेना है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, जब एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है, यानी कि स्मॉल एम का, तो 1/m इज इक्वल टू 1/4 हो गया, 0.25 आ गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम का रेसिप्रोकल करना है, 1/कैपिटल एम, दैट इज 1/10, तो आंसर आ गया 0.1। पार्ट नंबर 9, 1/5 माइनस 3 कॉस 3x माइनस 1। तो फिर वही बात है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज किया, 1/5 माइनस 3 कॉस 3x माइनस 1। तो सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी, ये रहा ए, ये रहा बी।
तो मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है एम ए प्लस बी मॉड, वैल्यूज पुट करें 5 प्लस मॉड ऑफ -3, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस 3 और मैक्सिमम वैल्यू 8 आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम ए माइनस बी मॉड, तो 5 माइनस मॉड ऑफ -3, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। तो 5 माइनस 3 स्मॉल एम आ गया 2। अब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए आप स्मॉल एम का रेसिप्रोकल करेंगे 1/m, दैट वो 1/2 बन जाएगा तो 0.5 आ गया। और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए आप कैपिटल एम का रेसिप्रोकल करेंगे 1/m, 1/8 हो जाएगा, 0.125 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक अच्छा और हेल्दी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, 2 तरह के क्वेश्चन है, एक सिंपल है और एक रेसिप्रोकल है। सिंपल में तो आप मैक्सिमम और मिनिमम डायरेक्ट निकाल लेंगे, जो कि रेसिप्रोकल है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम डिनोमिनेटर का निकाल के उल्टा लेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। कहता है द टेम्परेचर टी इन डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है वो कैपिटल टी है और वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। ऑफ अ सर्टेन सिटी वेरीज थ्रू आउट द डे, किसी शहर का जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है पूरे दिन के अंदर। ज़ाहिर सी बात है पूरे दिन में टेम्परेचर कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अब उसने इक्वेशन भी आपको दे दी है, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 13/2 साइन पाई बाय 6 टी माइनस पाई बाय 9 प्लस 15। ये पूरा आपके सामने उसका फंक्शन भी उसने आपको दे दिया। आगे कहते हैं टी इज द टाइम इन आवर्स, जो टाइम है ये घंटों में है। टी विद टी इज इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्ड्स टू मिडनाइट, जो टी इज इक्वल टू 0 है वो मिडनाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रात के 12 बजे। टी इज इक्वल टू 0 आ जाए तो समझ जाइए रात के 12 बज रहे हैं। अब ए पार्ट में कहता है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। आपने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर निकालना उसी तरीके से जैसे पहला क्वेश्चन किया। फाइंड द टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 आवर्स, ठीक है, यानी कि 9 बजे, सुबह 9 बजे टेम्परेचर क्या होगा ये आपने निकालना है। ये 2 काम करने हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिख लें ए पार्ट के लिए। टी ऑफ स्मॉल टी इज इक्वल टू 13/2 साइन पाई बाय 6 टी माइनस पाई बाय 9 प्लस 15। अब ये जो 15 आ रहा है ना, ये आपका ए है। ये आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, ठीक है। तो ये आपका ए की वैल्यू है। मैंने ऐसे ही किया, मैंने 15 पहले लिख दिया। 15 प्लस 13/2 साइन पाई बाय 6 टी माइनस पाई बाय 9। देखिए अब ये ए आ गया और ये बी आ गया। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू 15 होगी, बी की वैल्यू 13/2 होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर आपको पता है कैपिटल एम होगा, ए प्लस बी मॉड, वैल्यूज पुट कर दे 15 प्लस 13/2 का मॉड, तो मॉड की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एम आ गया आपके पास 15 प्लस 13/2, एलसीएम लिया 30 प्लस 13/2 43/2, डिवाइड करेंगे तो 21.5 डिग्री सेल्सियस, ये मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया आपके पास। ये पूरे दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो 21.5 डिग्री सेल्सियस होगा। मिनिमम टेम्परेचर निकाल लेते हैं, दैट इज स्मॉल एम ए माइनस बी मॉड, वैल्यूज पुट करते हैं 15 माइनस 13/2 मॉड, तो ये बन गया 15 माइनस 13/2, एलसीएम लिया 30 माइनस 13/2 17/2 आया, डिवाइड किया तो 8.5 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ये आपका मिनिमम टेम्परेचर आ गया। यूनिट ज़रूर लिखना है आपने, उसने कहा ना शुरू सवाल में कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो आपने यूनिट ज़रूर लिखना है। तो स्मॉल एम आ गया 8.5 डिग्री सेल्सियस। तो मिनिमम टेम्परेचर जो होगा पूरे दिन में वो 8.5 डिग्री सेल्सियस होगा और मैक्सिमम जो है वो 21.5 डिग्री सेल्सियस होगा। अब बी पार्ट करते हैं। फंक्शन दिया हुआ है आपको टी ऑफ स्मॉल टी इज इक्वल टू 15 प्लस 13/2 साइन पाई बाय 6 टी माइनस पाई बाय 9। उसने कहा टी इज इक्वल टू 9 आवर्स पे टेम्परेचर निकालो, तो उसके लिए आप टी की वैल्यू 9 पुट कर दें। तो टी ऑफ 9 इज इक्वल टू 15 प्लस 13/2 साइन पाई बाय 6, और ये आपने टी की वैल्यू पुट कर दी 9 माइनस पाई बाय 9। अब ये आपको पता है ये डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड कर लें तो 15 प्लस 13/2 साइन 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 9 आ गया। अब इनका एलसीएम भी आता है, 15 प्लस 13/2 साइन जब आप एलसीएम लेंगे तो 25 पाई बाय 18 आएगा। अब ये रेडियन में है, आपसे कैलकुलेटर से इसका जवाब को नहीं निकलना। तो आपको ये पता है कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, ये बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है, 10th चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो आप पाई की जगह पे ना 180 पुट कर लें। तो ये देखें जैसे ही आप पाई की जगह पे 180 पुट करेंगे वो डिग्री में चला जाएगा। 15 प्लस 13/2 साइन 25 इंटू 180/18। अब ये सारा 25 को 180 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर दें तो बन जाएगा 15 प्लस 13/2 साइन 250 डिग्री।
अब साइन 250 डिग्री निकाल लें और 13 को 2 से डिवाइड कर लें। तो T9 इज इक्वल टू 15 प्लस 6.5 माइनस 0.939। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 15 माइनस 6.103 आएगा, T9 आ जाएगा 8.89 डिग्री सेल्सियस। तो T इज इक्वल टू 9 आवर्स पे या सुबह 9 बजे जो टेम्परेचर होगा वो होगा 8.89 डिग्री। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, a man on the top of a 100-meter high lighthouse is in line with the two ships on the same side of it। एक आदमी है जो 100 मीटर हाई लाइट हाउस में है। लाइट हाउस आपको पता है क्या होता है कि ये समुद्रों के किनारों पे साहिल पर एक बहुत बड़ा टावर होता है जो कश्तियों को रास्ता दिखाने के काम आता है, उसमें लाइट घूम रही होती है। तो कहता है अ मैन ऑन अ टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस, जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई 100 मीटर है, उसके अंदर एक आदमी है। अ मैन ऑन अ टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस इज इन लाइन विद टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। अब उसके सामने दो शिप्स आ गई हैं, एक ही जानिब, एक ही तरफ दो शिप्स आ गई हैं। whose angle of depression from the man are 17 and 19 डिग्री respectively, find the distance between the ships। अब एक तो उसने उन दोनों शिप्स के साथ बनने वाला एंगल बता दिया और फिर कहते हैं उन दोनों शिप्स के दरमियान फासला क्या होगा ये कैलकुलेट करें। तो आप समझें ये आपका लाइट हाउस है। ठीक हो गया। कितनी हाइट है जी उसकी? 100 मीटर। ठीक है। तो हमने एक डायग्राम बनानी है समझने के लिए। तो फर्ज करें ये आपका 100 मीटर हाई लाइट हाउस आ गया, इसके टॉप पे अब बंदा बैठा हुआ है। ए पॉइंट के ऊपर अब आपका कोई भी आदमी है। ठीक है, तो ये ए बी आपका पूरे का पूरा क्या है? लाइट हाउस है। अब इसके सामने दो शिप्स आ गई हैं, शिप वन और ये शिप टू। ठीक है, ये अब उसके सामने एक ही सीध में दो शिप्स आ गई है, शिप वन और शिप टू। अब उसने बताया इनके साथ एंगल्स क्या क्या बन रहे हैं। शिप टू के साथ एंगल बनेगा आपका 17 डिग्री और शिप वन के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 19 डिग्री। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भाई शिप वन के साथ 19 और शिप टू के साथ 17 क्यों है? बेटे देखिए इसमें बड़ा आसान सा इसका जवाब है। आप किसी भी ऊंची इमारत को देखते हुए जैसे जैसे उसके करीब आएंगे आपका सर और ऊंचा होता जाएगा, यानी कि उसका एंगल बढ़ता जाएगा। तो किसी भी इमारत के जितना करीब होंगे उतना ज्यादा एंगल बनेगा, जितना पीछे चले जाएंगे उतना एंगल कम हो जाएगा। इसलिए पीछे वाली शिप का एंगल कम रखना है, आगे वाली शिप का एंगल ज्यादा रखना है। तो ये दो एंगल्स आ गए। अब उसने डिमांड क्या किया है? ये शिप वन से शिप टू तक के दरमियान का डिस्टेंस फर्ज कर लें हम उसको कह लेते हैं एक्स। अब हमने ये एक्स निकालना है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है बी से लेके शिप वन तक इसको वाई कह लेते हैं। ये जो टोटल डिस्टेंस बनता है वो बनता है एक्स प्लस वाई। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बन गया एक्स प्लस वाई। अब आप एक काम करें। आपके सामने दो राइट ट्रायंगल्स बन रही हैं। ये अब आपके सामने दो राइट ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी एस वन डिस्कस करेंगे। अब वो कौन सी ट्रायंगल है ये जरा लाइन के साथ साथ चले। ये आ गई आपकी ट्रायंगल ए बी एस वन। ये ट्रायंगल पहले हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है, ये जो रेड मैंने जिसके ऊपर मैंने लाइन लगा दी है, सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल डिस्कस करनी है। अब देखिए इसमें जो बेस बनती है ना वो बनती है ये वाई। बी से लेके एस वन तक ये आपकी बेस बनती है। ठीक हो गया। और वो किसके इक्वल है? वो वाई के इक्वल है। और परपेंडिकुलर ये बनता है आपका 100 मीटर। ठीक हो गया। ये आ गया आपका परपेंडिकुलर 100 मीटर का। तो हम इस 19 पे tan लगाते हैं क्योंकि tan एक ऐसा फंक्शन है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता है। तो आपने 17 डिग्री, नो, यहाँ पे 19 डिग्री आएगा। ठीक हो जी। आप इस 19 डिग्री पे tan लगा दें। tan 19 डिग्री इज इक्वल टू 100/y और यहाँ पे भी 19 आएगा। तो y अब आप y निकालना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। y चला जाएगा tan 17 की जगह पे 19 की जगह पे और tan 19 नीचे आ जाएगा। y इज इक्वल टू 100/tan 19 डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 290.42 मीटर्स। अब हम दूसरी ट्राइंगल डिस्कस करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एस टू। अब ये बड़ी वाली ट्राइंगल आ गई है, इसको देखें। ये ट्राइंगल, ठीक है जी, ये बड़ी वाली ट्राइंगल ए बी एस टू। अब इसमें भी आप देखें, अब इस ट्राइंगल की बेस क्या बनती है? ये बनती है एक्स प्लस वाई। ठीक है, बेस बनती है बी से लेके एस टू तक। ये पूरी बेस है बी से लेके ये एस टू तक, इसकी पूरी बेस बनती है जो कि एक्स प्लस वाई है।
और परपेंडिकुलर फिर आपके सामने 100 ही है। अब 17 पर आप जो है ना वो लगाते हैं फिर से tan, तो tan 17 इज इक्वल टू 100 ओवर एक्स प्लस वाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan 17, यहाँ पे 17 आएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 327.08। ठीक है, डिवाइड करने पे ये आएगा। अब वाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लें, ये दी हुई है वाई की वैल्यू, तो एक्स प्लस 290.42 इज इक्वल टू 327.08, ये इसको उधर ले जाके माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 327.08 माइनस 290.42, तो देखिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36.66 मीटर। हमें एक्स ही चाहिए था दोनों शिप्स के दरमियान डिस्टेंस, तो ये आपके पास एक्स आ गया है 36.66 मीटर, यानी कि उन दोनों शिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 36.66 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स इन अ लाइन विद अ ट्री। एक ट्री है, उसके सामने दो पॉइंट्स हैं, पी एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू बी 30 मीटर, अब ये उसने बता दिया कि पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री एट पी एंड क्यू बी 12 डिग्री एंड 15 डिग्री। अब पी और क्यू के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 12 डिग्री और 15 डिग्री बन रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, आपने ट्री की हाइट निकालनी है। अब जरा देखते हैं, फर्ज करें ये आपकी ट्री है, ठीक हो गया, और ये उसके सामने दो पॉइंट्स आ गए, पी पॉइंट आ गया और ये आपका क्यू पॉइंट आ गया। एंगल बनने वाले इनके दरमियान डिस्टेंस भी उसने बता दिया 30 मीटर का है। ये देखिए पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस आ गया 30 मीटर। अब पी के साथ और क्यू के साथ जो बनने वाले एंगल है वो देख लें। पी के साथ एंगल बनेगा 12 डिग्री और क्यू के साथ एंगल बनेगा 15 डिग्री। ठीक है जी, अब हम हाइट निकालना चाहते हैं, ये एच हमारा टारगेट है, हमने हाइट निकालनी है। ठीक है जी, अब नाम दे लें बाकी के, ये पॉइंट आप कह लें ये आर है, ये पॉइंट आप नाम दे लें ये एस है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, हम ये सपोज कर लेते हैं एक्स है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना बन जाएगा एक्स प्लस 30। फिर आपके सामने दो ट्राइंगल्स हैं, पहली ट्राइंगल है फ्रॉम क्यू आर एस, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल, छोटी वाली ट्राइंगल क्यू आर और एस, ये वाली ट्राइंगल आपके सामने आ रही है। यहाँ पे एंगल 90 का बन गया। अब आर से लेके क्यू तक आपका बनता है बेस, वो है एक्स, और ये आपका बनता है परपेंडिकुलर, वो है एच। आप 15 डिग्री के ऊपर फिर tan लगाएं, तो tan 15 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स। एक्स tan 15 डिग्री इज इक्वल टू एच आ जाएगा, हमें कुछ भी नहीं मिला, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू एक्स tan 15 डिग्री, साइड्स बदल लें तो इसको इक्वेशन 1 कह लें, क्योंकि ना तो हमें एच पता है ना हमें एक्स पता है। अब दूसरी ट्राइंगल पर आ जाएं, पी आर एस, ये बड़ी वाली ट्राइंगल, ठीक है, ये आ गई आपकी बड़ी वाली ट्राइंगल पी आर एस, ये बड़ी वाली ट्राइंगल। अब फिर देखें इसके लिए जो आपकी बेस बनती है वो बनती है आर से लेके पी तक, ये बेस है आपकी आर से लेके पी तक, और वो कितनी है, वो आपके पास x प्लस 30 है, बेस होगी x प्लस 30, परपेंडिकुलर आपका फिर h ही है। अब आप इस 12 डिग्री के ऊपर फिर tan लगाएं, क्योंकि tan के अंदर ही परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो tan 12 डिग्री इज इक्वल टू एच ओवर एक्स प्लस 30, या एक्स प्लस 30 राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स प्लस 30 tan 12 डिग्री इज इक्वल टू एच, या h इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 tan 12 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब इक्वेशन 1 देखें, एच की वैल्यू है एक्स प्लस टेन 15 डिग्री, इक्वेशन 2 देखें उसमें भी एच की वैल्यू है एक्स प्लस 30 टेन 12 डिग्री। अब क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एच के इक्वल हैं, तो हम इन वैल्यूज को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड्स को भी आपस में इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एच है, तो आप दोनों को इक्वेट कर लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक्स टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 टेन 12 डिग्री, टेन 12 मल्टीप्लाई कर लें अंदर, एक्स टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू एक्स टेन 12 डिग्री प्लस 30 इंटू एक्स टेन 12 डिग्री, ये जो एक्स टेन 12 डिग्री है ना इसको इधर लाकर माइनस कर, तो एक्स टेन 15 डिग्री माइनस एक्स टेन 12 डिग्री, और जो हाँ एक और चीज़, बाकी ये जो 30 मल्टीप्लाई बाय टेन 12 डिग्री है ना, इनको आपस में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, ये राइट साइड पर आ जाएगा, वो बनेगा 6.37। अब आप एक्स कॉमन ले लें लेफ्ट हैंड साइड से, तो टेन 15 माइनस टेन 12 इज इक्वल टू 6.37, कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें टेन 15 माइनस टेन 12, तो आ जाएगा x इंटू 0.055 इज इक्वल टू 6.37, ये 0.55 राइट साइड पे लाके डिवाइड कर दें, तो x इज इक्वल टू 6.37 ओवर 0.055 डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 115.81 मीटर्स। हमारा टारगेट x नहीं था, हमारा टारगेट h था। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें,
ठीक है जी, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बन जाएगा h इज़ इक्वल टू 115.81 इंटू tan 15 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 13.03 मीटर्स। ये लीजिए हाइट ऑफ ट्री आ गई आपके पास, वो है 13.03 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। कहता है अ जायंट फेरस व्हील हैज़ अ डायमीटर ऑफ 60 फीट। अब ज़हन में रखना है कि हमारे पास एक बड़ा फेरस व्हील है, वो जो आपकी ज़ुबान में जिसको हम पार्क्स में, इलेक्ट्रिक पार्क्स में जाएँ तो डोली कहते हैं ना, ये वो चीज़ है फेरस व्हील, डोली। तो हमारे पास एक फेरस व्हील है, बहुत बड़ा फेरस व्हील है, जिसका जो डायामीटर है वो 60 फीट है, डायामीटर 60 फीट है। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ व्हील इज 6 फीट अबव द ग्राउंड। जो उस फेरस व्हील का लोएस्ट पॉइंट होगा ना, सबसे नीचे वाला पॉइंट, वो ग्राउंड से 6 फीट ऊपर है। द व्हील कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन एवरी 60 सेकेंड्स। अब वो जो व्हील है वो 80 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करता है। अब उसकी डिमांड्स क्या क्या है? मॉडल एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स एच टी ऑफ अ राइडर ऑन फेरिस व्हील एट एनी गिवन टाइम। यानी कि हमने इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन को हमने एच ऑफ टी कहना है। यानी कि अब उसमें क्योंकि हमने जो इक्वेशन बनानी है वो आपके साइनोसाइडल फंक्शन में से किसी एक की बनानी है, तो आपने उसमें थीटा की जगह पे टी लगाना है, क्योंकि उसने एक शर्त लगा ली है कि जो आप फंक्शन बनाएंगे वो एच ऑफ टी की फॉर्म में बनाएंगे। यानी कि उसमें जो एंगल होगा वो टी लेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे, टी लिखेंगे। फिर कहते हैं फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ राइडर, यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 35 सेकंड्स। फिर 35 सेकंड्स यानी कि हमने टी की जगह पे 35 पुट करके फिर हमने उसका की जो हाइट है वो भी निकालनी है। उसके लिए जरा ये डायग्राम समझिएगा। फर्ज करें ये आपका फेरिस व्हील है, ये उसका सेंटर आ गया और ये उसका डायमीटर आ गया। डायमीटर उसने कितना दिया है आपको? 60 फीट। तो ये उस पूरे फेरिस व्हील का डायमीटर आ गया 60 फीट। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब अगर डायमीटर 60 फीट है तो रेडियस, ये जो ऊपर वाला रेडियस है ये कितना होगा? ये भी 30। नीचे वाला ये जो रेडियस बनता है ये भी कितना होगा? ये भी 30। क्योंकि डायमीटर क्या होता है? ये 2 टाइम्स रेडियस होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो डायमीटर 60 है तो रेडियस आपके पास 30 आ गया। ये आपका ग्राउंड है, लेट्स सपोज ये ग्राउंड है। उसने कहा है कि जो आपका फेरिस व्हील का लोएस्ट पॉइंट है वो कितना ऊपर है? 6 फीट अबव द ग्राउंड है, वो ग्राउंड से 6 फुट ऊपर है। ये जो ग्रीन लाइन है ये बता रही है कि फेरिस व्हील का लोएस्ट पॉइंट ग्राउंड से 6 फीट ऊपर है। ये आपके सामने एक डायग्राम बन गई। अच्छा, फिर इसका मतलब एक और चीज देखिएगा कि ये जो सेंटर है उसका जमीन से फासला कितना बनता है, ये वाला डिस्टेंस। ये जो सेंटर है इसका जमीन से डिस्टेंस कितना बनता है? तो ये देखें, इसमें 6 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, तो आपके पास वो 36 फीट बनेगा। तो सेंटर का ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो 36 फीट है, ये भी ज़हन में रखिएगा। अब चलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन की तरफ। ए पार्ट के लिए हमने फंक्शन कैसे बनाना है, उसके लिए हमें सबसे पहले एम्पलीट्यूड चाहिए, यानी कि बी। अब बी क्या होता है? मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द मिड लाइन और द सेंटर। ये सेंटर से मैक्सिमम हाइट, ठीक है, वो क्या बनती है? वो ये 30 बनती है। ठीक है, ये आ गया सेंटर, और सेंटर से मैक्सिमम हाइट कितनी है आपके सामने? वो है 30। तो बी की वैल्यू आपके पास बन गई 30। ए चाहिए। ए क्या होता है? हाइट ऑफ द सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड से सेंटर की हाइट, वो अभी हमने डिस्कस की, वो कितनी थी? 36 थी। यानी 30 प्लस 6, ये 30 भी ऐड कर लेंगे 6 के अंदर, तो ये बन जाएगा आपका ए। ए क्या होता है? हाइट ऑफ सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड। सेंटर की ग्राउंड से हाइट वो 36 आ गई, ए की वैल्यू होगी 36। रेवोल्यूशन उसने खुद बताया, रेवोल्यूशन कितनी है? 80 सेकंड। सवाल में देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। रेवोल्यूशन कहते हैं पीरियड को, पीरियड का दूसरा नाम रेवोल्यूशन है। तो हमारे पास पीरियड आ गया 80। अब हमें पता है पीरियड का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई मॉड ऑफ सी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 पाई ओवर 80 इज इक्वल टू सी, मॉड बेशक ना लगाएं, तो सी की वैल्यू आपके पास पाई बाय 40 आ जाएगी। ये पीरियड भी आ गया। अच्छा, उसमें कोई हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन नहीं है। अब आपका फेरिस व्हील है ना, वो एक ही जगह पे गोल गोल घूमेगा, वो कहीं आगे पीछे नहीं जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन नहीं है, यानी कि वो ना तो राइट साइड पे जाएगा आपका फेरस व्हील, ना लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो डी की वैल्यू 0 होगी। अब इसके लिए हम ये फंक्शन ले लेंगे। अब पहले तो ये देख लें वैल्यूज क्या क्या आई हैं। ए की वैल्यू 36, बी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू पाई बाय 40 और डी 0। तो इसके लिए हम ये वाला फंक्शन उठाएंगे। याद है साइनोसॉइडल फंक्शन हमने डिस्कस किए थे, इसमें हमने कॉज फंक्शन ही लेना है। दो क्वेश्चन है, दोनों में कॉज ही लेंगे। तो एच ऑफ टी इज इक्वल टू ए माइनस बी कॉज ऑफ सी टी प्लस डी। ये आपने फंक्शन ले लेना है, ये आपने उसमें भी पढ़ा था। तो ये फंक्शन आप ले लेंगे ए माइनस बी कॉज ऑफ सी टी प्लस डी। ये फंक्शन याद रखना है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें।
एच ऑफ टी इज इक्वल टू 36 माइनस 30 कॉज ऑफ पाई बाय 40t प्लस जीरो। डी की जगह पे जीरो आ जाएगा, तो ये आपको डी वो जीरो लिखे ना लिखे से फर्क नहीं पड़ता, तो फंक्शन बन गया एच ऑफ टी इज इक्वल टू 36 माइनस 30 कॉज ऑफ पाई बाय 40t। ये फंक्शन बन गया है। अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फंक्शन आपने क्या बनाया था, एच ऑफ टी इज इक्वल टू 36 माइनस 30 कॉज ऑफ पाई बाय 40t। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपके सामने ए की वैल्यू 36 बन रही है, बी की वैल्यू 30 बन रही है। आपको पता है मैक्सिमम का क्या फार्मूला होता है, कैपिटल एम इज इक्वल टू ए प्लस मॉड ऑफ बी। वैल्यू पुट करें 36 प्लस 30, तो 36 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 66 फीट। तो मैक्सिमम हाइट आ गई आपकी 66 फीट। सी पार्ट, एच ऑफ टी इज इक्वल टू 36 माइनस 30 कॉज ऑफ पाई बाय 40t, ये हमने फंक्शन बनाया था। अब उसने कहा कि आप 35 सेकंड्स में राइडर की हाइट बताएं कितनी होगी, तो आपने टी की जगह पे 35 पुट करना है। तो एच ऑफ 35 इज इक्वल टू 36 माइनस 30 कॉज ऑफ पाई बाय 40 इंटू 35, ये डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर लें। तो 36 माइनस 30 कॉज ऑफ 7 पाई बाय 8, फिर वही बात है, इस पाई की जगह पे 180 लगा दें। तो 36 माइनस 30 कॉज ऑफ 7 इंटू 180 बाई 80, 7 को 180 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दें। तो 36 माइनस कॉज 36 माइनस 30 कॉज ऑफ 157.7 डिग्री। अब 30 को कॉज ऑफ 157.7 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, तो 36 जवाब आएगा -27.75, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 36 प्लस 27.75 आ जाएगा, तो हाइट आ जाएगी इसकी 63.75 फीट। तो वो जो राइडर है जो उस झूले पे उस पे बैठा हुआ है, उसकी 35 सेकंड में जो हाइट होगी वो होगी 63.75 फीट। तो ये आपका क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, कहता है अ चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन अ स्विंग इन अ प्लेग्राउंड। ठीक है, झूले पे बैठा हुआ है, स्विंग कर रहा है, कभी आगे कभी पीछे। द हाइट एच टी ऑफ अ स्विंग सीट अबव द ग्राउंड एट एनी टाइम टी इज मॉडल्ड बाय फंक्शन। अच्छी बात यह कि उसने आपको फंक्शन दे दिया, एच ऑफ टी इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी, फंक्शन दिया हुआ है, गुड। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्विंग, वही मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम हाइट, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हाउ डज इट टेक फॉर द स्विंग टू कंप्लीट वन फुल बैक एंड फोर्थ मोशन। कहते हैं कितना टाइम लगेगा उसको एक फुल एंड बैक मोशन जो है ना वो निकालने के लिए। इसका मतलब क्या, पीरियड की बात कर रहा है वो। ठीक है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाए या एक कंप्लीट स्विंग हो जाए, आगे से पीछे या पीछे से आगे, उसको पीरियड कहते हैं। एट व्हाट टाइम डज द स्विंग सीट फर्स्ट रीच ए हाइट ऑफ 2.12 मीटर्स। ठीक है, टाइम बताना है, हाइट उसने आपको बता दी है, तो एच ऑफ टी की जगह पे आप 2.12 पुट कर देंगे टाइम निकालने के लिए। तो पहले देखिए फंक्शन एच ऑफ टी दिया हुआ है 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी। ए की वैल्यू आ गई 1.5, बी की वैल्यू 1.2, सी की वैल्यू आपको नजर आ रहा है 3 पाई है। ठीक है, थीटा के साथ या टी के साथ जो वैल्यू आ जाए वो 3 पाई है। डी की वैल्यू 0 है क्योंकि इसमें यहाँ पे इसके साथ कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो डी 0 है। मैक्सिमम हाइट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ए प्लस मॉड ऑफ बी 1.5 प्लस मॉड ऑफ 1.2, तो 2.7 मीटर्स आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। मिनिमम निकालनी है तो ए माइनस मॉड ऑफ बी 1.5 माइनस 1.2 करेंगे तो 0.3 मीटर्स ये मिनिमम हाइट आ जाएगी। उसके बाद पीरियड, वही बात आ गई ना, ये थर्ड सी पार्ट में उसने कहा था कि वन फुल बैक एंड फोर्थ मोशन यानी कि पीरियड निकालना है। तो पीरियड का फार्मूला आपने पढ़ा है 2 पाई ऑफ मॉड ऑफ सी, सी मैंने मेंशन किया 3 पाई है, तो 2 पाई ओवर 3 पाई, पीरियड आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो पीरियड निकालना था। और डी पार्ट में उसने टाइम मांगा है और मैंने बताया था आप एच ऑफ टी की जगह पे 2.12 पुट कर देंगे। तो एच ऑफ टी का फंक्शन ये दिया हुआ है आपको, आप एच ऑफ टी की जगह पे 2.12 पुट कर दें। 2.12 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी, ये 1.5 इधर ले जाके माइनस कर दें। 2.12 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1.2 साइन 3 पाई टी, तो ये बन जाएगा 0.62 इज इक्वल टू 1.2 साइन 3 पाई टी। अब ये 1.2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0.62 ओवर 1.2 इज इक्वल टू साइन 3 पाई टी डिवाइड किया, 0.5166 इज इक्वल टू साइन 3 पाई टी। अब ये साइन भी उधर ले जाके इन्वर्स कर दें, इनवर्स साइन 0.5166 इज इक्वल टू 3 पाई टी, ये आ जाएगा 31.10 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई टी, 3 पाई। अब इसको रेडियन में चेंज करना है क्योंकि ये देखो ये रेडियन में वैल्यू दी हुई है, तो ये भी रेडियन में होना चाहिए, ये डिग्री में आ गया। तो 31.10 को 0.017, जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, या तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, या पाई को 180 से डिवाइड करें ना तो 0.0175 आ जाता है, या इससे मल्टीप्लाई कर दें।
तो 31.10 को जब आप 0.0175 से मल्टीप्लाई करेंगे ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, तो वो 0.5442 बनेगा और साथ ही नीचे 3 पाई को डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आप यूज़ करेंगे 3.14, क्योंकि अब ये साइन या कॉस के अंदर नहीं आ रहा। साइन या कॉस के अंदर अगर आ रहा हो तो पाई की जगह पे 180 पुट करें, ये साइन और कॉस के बाहर आ जाए या साइन और कॉस ना हो तो 3.14 यूज़ करें। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई किए तो 9.42 आ गया, डिवाइड किए तो टी आ गया 0.057, यानी कि ऑलमोस्ट 0.06 सेकेंड्स। ठीक है, 2.12 की जो हाइट उसने हाइट पर वो 0.06 सेकेंड्स में गया था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अ कार्निवल राइड। कार्निवल राइड भी वो डोली ही होती है, फेरिस व्हील ही होता है। अ कार्निवल राइड कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल व्हील विद अ डायमीटर ऑफ 40 फीट। अब उसकी जो डायमीटर आ गया, अब 40 फीट आ गया। द सेंटर ऑफ द व्हील इज 28 फीट अबव द ग्राउंड। अब वो कह रहा है कि उस कार्निवल राइड का, उस फेरिस व्हील का जो सेंटर है, सेंटर वो ग्राउंड से 28 फीट अबव है। सेंटर, लोएस्ट पॉइंट नहीं, सेंटर। द व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड टेक्स 120 सेकंड्स टू कंप्लीट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब ये 120 सेकंड्स उसका रेवोल्यूशन, उसका पीरियड है। मॉडल एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स एचओटी ऑफ अ राइडर ऑन द फेरिस ऑन द व्हील एज फंक्शन ऑफ टाइम। फिर वही बात है, फंक्शन भी बनाना है, वही फार्मूला यूज करेंगे। हाउ हाई इज द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 90 सेकंड्स, वही बात है, टी की जगह पे 90 पुट करेंगे। एट व्हाट टाइम विल द राइडर बी 36 फीट अबव द ग्राउंड, एच ऑफ टी की जगह पे आप 36 फुट पुट करेंगे और टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले वही सिचुएशन है, आपके सामने डायग्राम आ गई कि ये आपका फेरिस व्हील आ गया या कार्निवल राइड आ गई, जिसका डायमीटर 40 फीट था, तो रेडियस कितना हो गया 20, ये नीचे वाला रेडियस भी कितना हो गया 20। उसने खुद बताया कि ग्राउंड से, ये देखें ये वाला डिस्टेंस, ग्राउंड से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो 28 है। ये भी उसने आपको उसने दे दिया। आगे चलते हैं, फिर वही बात है, एम्पलीट्यूड निकालेंगे जिसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं सेंटर से। ये रहा सेंटर और ये रही मैक्सिमम हाइट, वो कितनी बनती है 20। तो बी की वैल्यू बन गई 20, एम्पलीट्यूड बी को रिप्रेजेंट, बी जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ए क्या है, हाइट ऑफ सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखिए सेंटर से ग्राउंड तक की जो हाइट है वो ये बनती है और वो कितनी है 28। तो ए की वैल्यू आपकी बन गई 28। रेवोल्यूशन जिसको पीरियड कहते हैं वो 120 दिया हुआ है। पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई बाय सी, तो 120 इज इक्वल टू 2 पाई बाय सी। सॉल्व कर लें, सी इज इक्वल टू 2 पाई बाय 120, सी आ गया पाई बाय 60। अब आप देख सकते हैं कोई हॉरिजॉन्टल शिफ्ट तो है नहीं, तो डी की वैल्यू 0 हो गई। या हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन क्या लें, नो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, ये तो डी की वैल्यू 0 हो गई। तो ए की वैल्यू 28 आई, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू पाई बाय 60 और डी 0 आ गया। आपने फिर वही फंक्शन यूज करना है जो आपने पांचवें क्वेश्चन में यूज किया था कि एच ऑफ टी इज इक्वल टू ए माइनस बी कॉज ऑफ सी टी प्लस डी। अब इसमें ये सारी ए बी सी डी की वैल्यूज पुट करें। 28 माइनस 20 कॉज ऑफ पाई बाय 60 टी, डी तो 0 है तो ये आ जाएगा, ये फंक्शन बन गया। अब एच ऑफ टी इज, दूसरा पार्ट है एच ऑफ टी, आपने निकालना है, टी की जगह पे 90 पुट कर लें। तो एच ऑफ 90 इज इक्वल टू 28 माइनस 20 कॉज ऑफ पाई बाय 16 टू 90, ये डिवाइड हो गए। 28 माइनस 20 कॉज ऑफ 3 पाई बाय 2 आ गया। अब क्योंकि ये पाई जो है कॉस के अंदर आ रहा है तो उसकी जगह पे 180 पुट करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 आ जाएगा। 28 माइनस 20 कॉज ऑफ 270 डिग्री, तो कॉस 270 जो होता है वो 0 होता है, तो 28 माइनस 20 इंटू 0, हाइट आ जाएगी 28 फीट। ये आ गई आपकी हाइट। अब टी निकालना है, एच ऑफ टी को 36 पुट करके। उसने कहा ना कि जब 36 हाइट होगी तो टाइम बताएं, तो हमने एच ऑफ टी की जगह पे 36 पुट करके टी निकालना है। फंक्शन दिया हुआ है एच ऑफ टी इज इक्वल टू 28 माइनस 20 कॉज ऑफ पाई बाय 60 टी। एच ऑफ टी की जगह पे 36 सेट कर दिया। 36 इज इक्वल टू 28 माइनस 20 कॉज ऑफ पाई बाय 60 टी। अब पहले तो आप इस 28 को उधर जाके माइनस करें। 36 माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ पाई बाय 60 टी। ये बन जाएगा 8 माइनस 20 कॉज ऑफ पाई बाय 60 टी, ये माइनस 20 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। माइनस 8 बाई 20 इज इक्वल टू कॉज ऑफ पाई बाय 16 टू टी, ये बन गया माइनस 0.4 कॉज ऑफ पाई बाय 60 टी। अब ये कॉज उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। इनवर्स कॉस माइनस 0.4 इज इक्वल टू पाई बाय 60 टी। तो यहाँ पे डिग्री में एंगल आ जाएगा 113.578 डिग्री। अब यहाँ पे ये वाला जो पाई है किसी कॉस साइन के अंदर नहीं आ रहा, तो इसकी जगह पे 3.14 पुट करना, और ये वाला जो एंगल है वो डिग्री में आ रहा है तो इसको भी रेडियन में लेके जाना है।
तो एंगल को 3 इस एंगल को 0.0175 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 113.578 इंटू 0.0175 इज इक्वल टू पाई बाय 60t। तो ये आ जाएगा 1.9876 इज इक्वल टू पाई बाय 60t। अब 60 ने ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, पाई ने नीचे आके डिवाइड हो जाना है। ठीक है जी, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लें। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू 37.96 सेकेंड्स आ जाएगी। ये आपका टाइम आ गया। ठीक हो गया जी। तो अब इसमें एक और ट्विस्ट है, एज व्हील कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 120 सेकंड्स। उसने खुद कहा था ना कि व्हील 120 सेकंड्स में रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो उसमें से ये माइनस कर दे, 120 माइनस 37.96, तो टी आ जाएगा 82.04 सेकंड्स। ये एक्चुअल टाइम है। ठीक है जी। तो टाइम की जगह पे जो टाइम आएगा आपका वो हाइट अटेन करने के लिए वो आपके पास आएगा 82.04 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज द टेम्परेचर टी इन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर के लिए जो यूनिट उसने दिया है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, ऑफ लाहौर सिटी इन अ मंथ ऑफ दिसंबर थ्रू आउट द डे कैन बी मॉडल्ड बाय इक्वेशन। अब उसने फंक्शन उसने आपको खुद दे दिया है, t is equal to 64 plus 8 sin pi by 12 into t minus 8, where t is the time in hours. The temperature oscillates 8 degree above and below an average temperature of 64 degree। कहता है जो टेम्परेचर है ना वो 64 डिग्री से 8 ऊपर और या 8 नीचे भी हो सकता है। फाइंड टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 आवर्स, ये निकालना है। एट वट टाइम द टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर, आपने मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है। फंक्शन देखिए जी, टी इज इक्वल टू 64 प्लस 8 साइन पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8। ए की वैल्यू ये रही बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू, डी 0 है। ये वैल्यूज आपने मेंशन कर दी। पहले पार्ट के लिए टी की जगह पे 9 पुट करें। टी इज इक्वल टू 64 प्लस 8 साइन पाई बाय 12 इंटू 9 माइनस 8। अब आप क्योंकि ये पाई जो है साइन के अंदर था तो पाई की जगह पे 180 लगा दें, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। तो बन जाएगा टी इज इक्वल टू 64 प्लस 8 साइन 15 डिग्री। तो अब 8 को मल्टीप्लाई कर लें साइन 15 डिग्री से, टी इज इक्वल टू 64 प्लस 2.0704, तो टी आ जाएगा 66.0704 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर होगा टी इज इक्वल टू 9 पे। बी पार्ट के लिए दोबारा से इक्वेशन देख लें जो उसने दी हुई थी। अच्छा, टी विल बी मैक्सिमम। अच्छा, अब ना ये देखें कि ये जो पूरा फंक्शन है ये मैक्सिमम कब होगा, ये वाला पूरा फंक्शन मैक्सिमम कब होगा। 64 कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा फंक्शन तब मैक्सिमम होगा जब ये साइन फंक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये फंक्शन तब मैक्सिमम होगा जब ये साइन फंक्शन मैक्सिमम होगा। 64 8 ये जो आ रहे हैं ना, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये तो फिक्स्ड है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करना। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये तब मैक्सिमम होगा जब साइन फंक्शन मैक्सिमम होगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर आपने रेंज पढ़ी हो तो साइन की रेंज होती है -1 से 1, या साइन के जो आंसर होते हैं मैक्सिमम आंसर साइन हमेशा 1 देता है, 1 से ऊपर आंसर देता ही नहीं है। तो इसलिए लिखा टी विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8 इज मैक्सिमम, यानी कि ये साइन वाला फंक्शन जब मैक्सिमम होगा तो टी मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन जो होती है वो 1 होती है। तो ये जो साइन पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8 है इसको 1 पुट कर ले, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम ये फंक्शन का मैक्सिमम मिल जाएगा। तो पुट साइन पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8 इज इक्वल टू 1, साइन दूसरी तरफ लें, तो पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8 इज इक्वल टू इनवर्स साइन 1। पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8 इज इक्वल टू पाई बाय 2, साइन इनवर्स ऑफ 1 कैलकुलेटर से निकाले तो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री रेडियन में क्या होता है, पाई बाय 2। तो ये पाई पाई से कैंसिल हो गया। 1 बाय 12 इंटू टी माइनस 8 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो टी माइनस 8 ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, टी माइनस 8 इज इक्वल टू 12 बाय 2, टी माइनस 8 6 हुआ, तो टी की वैल्यू 6 प्लस 8 14 आ गया। तो टाइम 14 आवर्स पर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ठीक हो गया जी। और 14 का मतलब क्या है, 2 बजे। दोपहर के 2 बजे। ठीक हो गया। 12 फिर 1 फिर 2, तो 12 2 पीएम। उसके बाद उसने कहा है मैक्सिमम टेम्परेचर निकालो, तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू एम, और वो ए प्लस मॉड ऑफ बी फार्मूला है। वैल्यूज पुट कर लें 64 प्लस 8, तो आपके पास 72 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, सपोज द पॉपुलेशन ऑफ अ कोस्टल सिटी फॉलोज अ साइनोसॉइडल पैटर्न to a seasonal migration. The population of the city over the course of year can be modeled by equation। ये इसने इक्वेशन दे दिया आप, ये देख लें। pt is the population,
ठीक है, पीटी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी इज़ द टाइम इन मंथ्स, टी जो है वो मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी इज़ इक्वल टू 0 मीन्स जनवरी, टी अगर 0 हो तो उसका मतलब होगा जनवरी। फिर टी डिनोट द मंथ्स इन अ ईयर, टी क्या है वो आपको पता है महीने हैं साल के। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट टी इज़ इक्वल टू 7, आपने टी की वैल्यू 7 पुट करनी है और फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन निकालनी है। फंक्शन दिया हुआ है आपको पी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 70,000 प्लस 10,000 कॉस ऑफ पाई बाई 6t माइनस पाई बाई 2, ए की वैल्यू 70,000 है, बी की वैल्यू 10,000 है। तो पुट टी इज इक्वल टू 7, पहले तो टी की जगह पे 7 पुट करें ना। पी 7 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 10,000 कॉस ऑफ पाई बाई 6 इंटू 7 माइनस पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 70,000 प्लस 10,000 कॉस ऑफ 7 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2, अंदर एलसीएम ले लें। 70,000 प्लस 10,000 कॉस ऑफ 7 पाई माइनस 3 पाई बाई 6, 70,000 प्लस 10,000 कॉस ऑफ 4 पाई बाई 6, अब इस पाई की जगह पे 180 कर लें। पहले तो ये 2 पाई बाई 3 बन गया, अब 180 पुट कर लें। 70,000 प्लस ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होके 2 पाई बाई 3 बना, फिर पाई की जगह पे 180 पुट कर दी तो ये डिग्री में आ गया एंगल। पी ऑफ 7 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 10,000 कॉस ऑफ 2 इंटू 180 बाई 3, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड कर दें, तो 70,000 प्लस 10,000 कॉस ऑफ 120 डिग्री आ गया। अब 10,000 को कॉस 120 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वैसे कॉस 120 होता है माइनस 0.5, 70,000 प्लस 10,000 इंटू माइनस 0.5, ये बन जाएगा 7,000 माइनस 50,000, 70,000, तो ये आपके पास 65,000 आ जाएगा। यहाँ पे गलत नहीं हो गया, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा आ गया है, 5,000, तो ये बन जाएगा 70,000 माइनस 5,000 और पी ऑफ 7 आपके पास आ जाएगा 65,000, तो ये आपका आंसर है। फिर आपने मैक्सिमम पॉपुलेशन निकालनी है, फार्मूला आपको पता है, m इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड, ये रहा ए, ये रहा बी, तो 70,000 प्लस मॉड ऑफ 10,000 ऐड करेंगे तो 80,000 आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम पॉपुलेशन है। तो ये आपकी 11 पॉइंट जो है वो 3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 12th चैप्टर के साथ, 12.1 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।